Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. आजाद भारत का सपना। इस दिन को देखने के लिए न जाने कितने लोग शहीद हो गए, न जाने कितने लोगों ने अपनी पूरी जवानी उन अंधेरे काले पानी की जेलों में बिता दी। याद है वो जलियांवाला बाग, हजारों औरतें, बच्चे, निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चला दी गई थी। बहुत ही संघर्ष के बाद मिली थी ये आजादी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन क्या ये वही आजादी थी जिनके लोगों ने सपने देखे थे? आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में उन 1.5 करोड़ लोगों के लिए ये आज़ादी तो वो बिल्कुल नहीं थी जिनके सपने वो ना जाने कब से देख रहे थे। ये आज़ादी अपने साथ वो जख्म लेकर आई थी जिनके घाव कभी नहीं भर पाएंगे। मेरी वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के गर्दन के सजा की। जिस आंगन में बचपन बीता, जिन गलियों में जवानी कटी, आज वो घर, वो गांव, वो शहर छोड़कर निकलना होगा, क्योंकि बदनसीबी से आज उनका घर सरहद के उस पार पड़ गया है। यह आजादी अपने साथ कुछ और भी लेकर आई है। अगर आज भी आप इस कहानी के पन्ने पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडिपेंडेंस की ओरिजिनल डेट जो डिसाइडेड थी वो थी जून ऑफ 1948, लेकिन 3 जून को माउंटबेटन इसको चेंज करते हुए 14 अगस्त 1947 रखते हैं। मतलब टारगेटेड डेट से 10 महीने पहले, यानी अब 3 जून से 14 अगस्त तक इसके बीच मात्र 72 दिन हैं, और इन 72 दिनों में बहुत से काम करने बाकी हैं। बाउंड्री डिसाइड करनी है, ब्रिटेन के हाउसेस में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास होनी है, इन दोनों देशों के बीच पावर और एसेट्स को बांटना है। पावर और एसेट्स को बांटने के लिए 10 कमिटीज बनाई जाती हैं, लेकिन पार्टीशन होनी थी जिस कारण से पॉपुलेशन बढ़नी थी, उसके लिए उसे हैंडल करने के लिए एक भी कमेटी नहीं बनाई जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इन दो देशों के बीच के बाउंड्री डिसाइड करने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। 8 जुलाई 1947 न्यू दिल्ली। एक व्यक्ति जो ब्रिटेन से पहली बार इंडिया आया है और इन्हें ही डिसाइड करनी है भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज क्या होंगी, यानी पंजाब और बंगाल को किस तरह से 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। ही वॉज अ ब्रिटिश लॉयर नेम्ड सिरल जॉन रेडक्लिफ। इन दोनों देशों के बीच की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन। इस कमीशन को मात्र 36 दिनों के अंदर पंजाब की बाउंड्री डिसाइड करनी थी। एक ऐसा प्रोविजन जहां 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सभी रिलीजन्स के लोग एक साथ रह रहे होते हैं। एक मिक्स्ड डेमोग्राफिक रीजन था। इस जगह पे रिलीजन के बेस पे बाउंड्री डिसाइड करना, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जिसको इस रीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो इस बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन होते हैं, सिरल जॉन रेडक्लिफ। इनके नीचे 4 मेंबर्स होते हैं, ऑल 4 आर जजेस, जो लाहौर में एक पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके बीच बाउंड्रीज को लेकर डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट होता है। इसके साथ ही एक काउंसिल बनाई गई थी, पार्टीशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जिसमें दोनों पार्टी के लीडर्स भी होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपाल आचार्य, और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुल रौब निस्तर। ये काउंसिल मेनली पूरे ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को 2 हिस्सों में बांटने का काम कर रही थी। आर्मी, कैश रिजर्व, गवर्नमेंट एसेट्स, लायबिलिटीज, यहाँ तक कि फर्नीचर, टाइपराइटर और टेबल पिन तक को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक इंटरेस्टिंग केस है, 1946 में बंगाल की सरकार 60 बतख इंग्लैंड से ऑर्डर करती है। जुलाई 1947 में ये बतख कलकत्ता पहुंचती है, जिसके साथ 250 पाउंड का बिल भी आता है। लेकिन अब ये बतख थे किसके, ईस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल, या दोनों 30-30 बांटते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने बिल ही नहीं पे किया, जिस कारण से बतख वेयर हाउस में रह गई।
जुलाई के मंथ में ही इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंच चुकी थी और ये तीनों इवेंट जुलाई के मंथ में एक साथ चल रहे थे और इन सब का रिजल्ट इतना ब्रूटल होगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। 15th of July 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पे वोटिंग होती है और ये बिल यहाँ से पास होता है। अगले ही दिन 16 जुलाई को ये बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लाई जाती है और यहाँ पे भी इसे पास किया जाता है और 18th of जुलाई को ये रॉयल फैमिली के पास पहुंचती है और वहां से परमिशन मिलने के बाद एक लॉ बनाया जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यानी इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों देश अब लीगली एग्जिस्ट करते हैं। 14th of अगस्त को पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आएगी और 15th of अगस्त को इंडिया। अगर मैं बाउंड्री कमीशन को थोड़ा नजदीक से देखूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही कि वहां 4 मेंबर्स थे जिसमें से 2 मुस्लिम और 2 नॉन मुस्लिम्स थे और चारों मेंबर्स डीपली अपने कम्युनल इंटरेस्ट से कनेक्टेड थे, मतलब वो अपने अपने कम्युनल पार्टीज को फेवर कर रहे थे। रेडक्लिफ ने जब इन जजेस को अपने कम्युनल एजेंडा से इतना ज्यादा कनेक्टेड देखा तो उन्होंने कहा, Gentlemen, you have disagreed and therefore the duty falls on me to give the award. 15th of July 1947 पंजाब के गवर्नर माउंटबेटन को वार्न करते हैं कि पंजाब के सिक्योरिटी के लिए जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा पंजाब आग में झुलस जाएगा। माउंटबेटन पार्टीशन काउंसिल की एक मीटिंग बैठाते हैं और डिसाइड करते हैं 1 अगस्त से एक स्पेशल मिलिट्री कमांड सेटअप किया जाएगा। सेंट्रल पंजाब के रीजन में जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स थी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी, उस रीजन में इन फोर्सेस को सेटअप किया जाएगा। इस मिलिट्री कमांड का जो नाम होता है वो था पंजाब बाउंड्री फोर्सेस। इन बाउंड्री फोर्सेस में 35% मुस्लिम्स थे और 65% नॉन मुस्लिम्स। फिर आगे चलकर 13 अगस्त को पंजाब के जो गवर्नर होते हैं वो माउंटबेटन को एक लेटर लिखते हैं, यह कहते हुए कि यहाँ 20,000 फोर्स की जरूरत है और तभी ऑन ग्राउंड में जो फोर्स अवेलेबल थी वो मात्र 7,500 थी। पंजाब बाउंड्री फोर्स को भी 1 सितंबर को डिसॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से टूटी हुई दिखती है। 13 अगस्त 1947 की सुबह रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन का रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंपते हैं। उन्हें 2000 पाउंड का फी भी ऑफर किया जाता है, लेकिन उसे लेने से वो इनकार कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। माउंटबेटन ये रिपोर्ट एक सेफ में रख देते हैं। उनका मानना था ये रिपोर्ट 15 अगस्त के बाद ही सामने आए तो सही रहेगा। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जिन्ना फ्लैग होस्टिंग करते हैं। पाकिस्तान को आजादी मिलती है। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में 15 अगस्त 1947 दिल्ली के लाल किले में जवाहरलाल नेहरू फ्लैग होस्टिंग करते हैं। इंडिया को आजादी मिलती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सभी लोग खुश थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2.5 करोड़ लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं था कि उनका घर किस तरफ है। लोग नंगे भूखे सड़कों पे चले जा रहे थे, जाके कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। 17 अगस्त 1947 बॉर्डर की लाइन लोगों के सामने आती है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुनिया कुछ ऐसा देखने वाली थी जो शायद ही कभी इतिहास में हुआ था और जो शायद ही अब कभी होगा। कुछ ऐसा जिसे आज भी आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड मास माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। चले हम अपना गम, अपनी मिट्टी, अपना घर, रास्ते अजनबी, मंजिल गुमसुम, न जाने कहाँ है सफर। पाँव में छाले, सीने में आग, आँखों में बिखरा सितारा। कल तक जिनके पास रहने के लिए घर था, खाने के लिए रोटी थी, आज उनके पास कुछ नहीं था। वो 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से निकल तो गए थे यह सोचकर कि दूसरी तरफ एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही है, लेकिन ये किसको ही पता होगा कि इनके एक पूरे जनरेशन को
सड़कों में भटकना पड़ेगा, एक वक्त के खाने के लिए भी तरसना होगा। ये किसको ही पता होगा कि इनमें से 20-22 लाख तो कभी दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनकी जान चली जाएगी। दोनों तरफ से ट्रेनों में ल्हासें भरकर भेजी जा रही थी। इन ट्रेनों को नाम दिया गया था घोस्ट ट्रेन। 15 अगस्त के शाम को अमृतसर स्टेशन में लाहौर से आने वाली एक ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आती थी, हर बार अफरा तफरी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ट्रेन से कोई नहीं उतरता है। पूरे प्लेटफॉर्म में सन्नाटा छाया हुआ था। जब लोग ट्रेन के गेट्स खोलकर चढ़ते हैं तो पूरा ट्रेन ल्हासों से भरा हुआ था और ट्रेन के दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, दिस इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। औरतों के साथ इतनी दरिंदगी हुई कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 80,000 से 1 लाख औरतों को या तो मार दिया गया, उनके साथ किया गया, उन्हें बाजारों में बेच दिया गया। बहुत से औरतों ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कमिट कर ली। परिवार में जो सबसे बड़ी होती हैं, दादी या नानी, वो अपने फैमिली के पूरे फीमेल मेंबर्स को लाइन में खड़े कर एक एक कर मार देती है, क्योंकि उनकी इज्जत ना लूट ली जाए। कुछ चीजें तो ऐसी हैं मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। ना जाने उस वक्त लोगों ने क्या क्या नहीं सहा होगा। आज पार्टीशन के 79 साल के बाद भी यह सुनकर दिल दहल जाता है।